ग्रेजुएशन फोटो के दौरान मैं चुपचाप सुकिंगजू से सबसे दूर वाली जगह पर चला गया। मुझे अब उस फोटो की कोई परवाह नहीं थी जो मैं कभी बहुत चाहता था। मेरी पिछली जिंदगी में उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और पूरे 6 साल तक मैं उसका प्यार नहीं जीत पाया। दोबारा जन्म लेकर उस दिन पर वापस, जिस दिन मैंने उसे अपना प्यार कबूल किया था, मैंने उस कस्टम मेड नेकलेस को मना कर दिया था जिसे मैंने कबूल करने के लिए चुना था। मैं अपने होम रूम टीचर के पास गया और अपना कॉलेज एप्लीकेशन बदल दिया। हम जितने दूर थे, हमारे दोबारा मिलने की संभावना उतनी ही कम थी। मेरे होम रूम टीचर ने ध्यान से मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रख दिया और कहा, क्लास में कहो कि ग्रेजुएशन फोटो के बाद कोई भी ना जाए, हम सब आज रात फ्यूनरल फेस्ट करेंगे। मैंने सिर हिलाया और टीचर की बातें क्लास मॉनिटर पर बताते हुए चला गया। एक बार जब हम प्लेग्राउंड में पहुंच गए तो फोटो ऑर्डर करने में आधा घंटा लगेगा। लियू रुयान ने मुझे जानते हुए देखा और कहा, बस तुम इंतजार करो और देखो, लिन फेंग निश्चित रूप से तुम्हारे सबसे करीब खड़ा होगा। आखिरकार तुम, मुझे फोटो लेना पसंद नहीं है, ये तुम्हारी साथ में पहली फोटो होनी चाहिए। वह ऐसा मौका कैसे छोड़ सकती थी? सुकिंगजू अलग थलग दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। असल में उसकी नजर भी आगे ही थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने आज उससे बात शुरू की। पहले मैं जरूर तरह तरह के बहाने बनाता, उसे पानी पिलाता, पेन उधार लेता, करीब आने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता, लेकिन आज मैं कुछ ज्यादा ही चुप था। उससे क्या हुआ? क्योंकि मैंने आज सुबह उसके स्कूल आने का इंतजार नहीं किया। ये देखते हुए कि वह हर साल मेरे लिए बर्थडे प्रेजेंट तैयार करती है, मैं उससे बुरा नहीं मानूंगा। जब वह मुझे प्रेजेंट देगी तो मैं उसे उसके सामने खोलूंगा। इससे पहले कि लियू रुयान बोल पाती, सुकिंगजू ने मेरी तरफ देखा। मैं झोउ ये के सहारे झुक गया, जो सुकिंगजू से सबसे दूर खड़ा था। पोजीशन शायद उसे वहां धकेला गया था। सुकिंगजू साफ महसूस कर सकती थी कि उसके आसपास हवा का प्रेशर कई डिग्री कम हो गया है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने ठंडे स्वर में कहा, जो भी हो। तभी सुकिंगक्स्यू के सामने वाली जगह पर दूसरे लड़के क्लासमेट आ गए। लिन फेंग, क्या तुम सच में यहीं खड़े होना चाहते हो? सुकिंगक्स्यू वहीं है, तुम सब बहुत दूर हो। जो ये को ये बात साफ साफ समझ आ गई और उसने फुसफुसाकर याद दिलाया, कोई बात नहीं। फोटोग्राफर इस समय चिल्लाया, तुम कहां खड़े हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लासमेट्स, ये शुरू हो रहा है, मैं 3 तक गिनूंगा और तुम चीज और चिल्लाओगे। जैसे ही फोटोग्राफर की आवाज धीमी हुई, फोटो खींच ली गई। सुकिंगक्स्यू की नजर मुझ पर थी। मेरी चमकदार मुस्कान देखकर उसे थोड़ी नाराजगी हुई। कुछ करीबी क्लासमेट्स फोटोग्राफर से ग्रुप फोटो के लिए भी कह सकते हैं, लियू रुयान ने फिर कहा। इतना अलग मत रहो सुकिंगक्स्यू। देखा, लिन फेंग के आसपास बहुत सी लड़की क्लासमेट्स उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहती हैं। वह तुम्हें कितना पसंद करती है, ये देखते हुए मैं तुम्हें बता रहा हूं, वह बाद में तुमसे जरूर अपने साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहेगी, तो फिर इतने शर्मीले मत बनो। मुझे पता है। सुकिंगक्स्यू का मूड थोड़ा ठीक हुआ। वह जानबूझकर एक बहुत ही खास जगह पर खड़ी थी, बस मेरे बुलाने का इंतजार कर रही थी। कई मेल क्लासमेट्स ने उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहा, लेकिन उसने सबको मना कर दिया, बस मेरा इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि मुझे कई फीमेल क्लासमेट्स के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया जा रहा है और मैंने मना नहीं किया। आखिर में मैंने होमरूम टीचर को भी फोटो खिंचवाने के लिए बुलाने की पहल की, लेकिन मैं उसे भूल गया। सुकिंगक्स्यू के बगल में खड़ी लियू रुयान उसकी भावनाओं को सबसे अच्छे से समझ सकती थी। सुकिंगक्स्यू एक चलता फिरता रेफ्रिजरेटर जैसी थी, वह जहां भी जाती थी वहां एयर प्रेशर कम था। लियू रुयान को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या कहे, इसलिए वह बस बात को शांत करने की कोशिश कर सकती थी। शायद लिन फेंग बस शर्मीली है। तुम्हें पता है कि वह तुम्हें इतने सालों से पसंद करती है, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा मत करो। वह सच में एक फोटो लेना चाहती थी। आजकल तुम अपने फोन से कभी भी कहीं भी फोटो खींच सकते हो। सुकिंगक्स्यू ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और बिना कुछ कहे चली गई। फिर क्लास मॉनिटर ने स्टूडेंट्स को एक साथ खाना खाने के लिए अरेंज किया। फोटो लेने के बाद स्टूडेंट्स को आखिरकार पूरी तरह से राहत मिली। ग्रेजुएशन पार्टी में होमरूम टीचर और दूसरे टीचर दूसरी टेबल पर बैठे थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स टीचर्स को टोस्ट करने गए। पिछली जिंदगी में मेरी नजरें सिर्फ सुकिंगक्स्यू पर थीं। मैं हमेशा सोचता रहता था कि उसे अपना दिल कब कबूल करना है और उसे कोई तोहफा देना है। अब मैं जो ये को टीचर्स को टोस्ट करने के लिए घसीट लाया। मैंने हाई स्कूल के दूसरे साल में साइंस क्लास चुनी। बस इन टीचर्स ने हमें 2 साल तक बिना थके पढ़ाया था। शाम के 9 बज रहे थे और डिनर लगभग खत्म हो गया था। लियू रुयान सेंटर में गए, माइक्रोफोन लिया और कहा, क्लासमेट्स ध्यान दो, आज वह दिन है जब हम अलग हो रहे हैं। हमारा ग्रेजुएशन डे है और सुकिंगक्स्यू का 18वां जन्मदिन भी है। उसे जन्मदिन मुबारक हो। अगर तुम्हारे पास कोई कन्फेशन या गिफ्ट देने को है तो यह मौका मत छोड़ना। बोलते हुए उसने मुझे आंख मारी। मैं खाता रहा, कभी कभी अपना फोन टैप करता रहा। लियू रुयान की बातें सुनकर क्लासमेट्स खुश हो गए और हैप्पी बर्थडे गाने लगे। सुकिंगक्स्यू ने थोड़ा मुंह बनाया। उसे इस तरह के मौके पसंद नहीं थे, खासकर सेंटर ऑफ अटेंशन बनना। लिन फेंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह डिनर पर उससे बहुत दूर बैठा था और पूरी शाम उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे नहीं पता था कि मैं लगातार उसकी हर हरकत पर नजर क्यों रख रहा था, लेकिन मेरी हरकतें उस पर असर डाल रही थीं। इस समय उसका मूड सबसे खराब था। पूरे दिन जमा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। डिनर खत्म होने वाला था। टीचर्स जा चुके थे और कई क्लासमेट्स खुशी खुशी उसके लिए हैप्पी बर्थडे गा रहे थे, लेकिन लिन फेंग को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह हैप्पी बर्थडे गाने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोल रहा था और अभी भी अपने फोन पर खेल रहा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। जब सबने आखिरी लाइन पूरी की, गाने की आवाज सुनकर वह उठकर चली गई। किंगक्स्यू, मेरा इंतजार करो, धीरे चलो। लियू रुयान तेजी से पीछे पीछे आई। जो ये ने परेशान होकर पूछा। वह चली गई। तुम ठीक हो? मैंने उसकी तरफ देखा। कौन चला गया? मैंने हैरानी से पूछा। जो ये को तब एहसास हुआ कि मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अलग होने वाले थे। क्या कोई और है जो हमारे लिए परफॉर्म कर सके? सिर्फ एक गाना भी अच्छा रहेगा। क्लास मॉनिटर ने माहौल को मजेदार बनाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं अचानक खड़ा हुआ और एक लड़की क्लासमेट के पास गया। क्या मैं तुम्हारा गिटार ले सकता हूँ? मैं चाइल्डहुड गाऊंगा। उम्मीद है कि सबको 18 साल का होना हमेशा याद रहेगा।
लोगों ने मुझे परफॉर्म करने की पहल करते हुए बहुत कम देखा। मैं अक्सर बस सू किंगक्सू के पीछे पीछे चलता था। क्लासमेट तुरंत खुशी से चिल्लाने लगे, एक गाना, एक गाना। मैं स्टूल पर बैठ गई। मेरी उंगलियां गिटार बजा रही थीं। सुकून देने वाला म्यूजिक बजने लगा। मैंने गिटार बजाया और धीरे से गाया। गाने की 2 लाइनें, हॉल में जोश भरी तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मैं अपना गिटार पकड़े हुए थोड़ा मुस्कुराई। उसने सबको झुककर नमस्ते किया। कुछ क्लासमेट्स ने यह सीन रिकॉर्ड किया और क्लास ग्रुप चैट में पोस्ट कर दिया। लियू रुयान और सू किंगक्सू डिनर पार्टी से कार से पहले ही निकल चुके थे। उसने ग्रुप चैट में तुरंत वीडियो देखा। उस पर क्लिक करने के बाद फोन से एक प्यारी आवाज आई। वह खुद को यह कहते हुए रोक नहीं पाई, वाह, लिन फेंग की आवाज कितनी प्यारी है। मैं उसे इतने समय से जानती हूँ, मुझे कैसे नहीं पता था कि वह गिटार बजा सकती है और गा भी सकती है, और उसका गाना इतना दिल को छूने वाला है। बचपन सुनने के बाद उसने मजे से कहा, किंगक्सू, गेम खेलना बंद करो। मुझे लगता है कि वह जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। क्लास ग्रुप चैट देखो। उसने पहले कभी इतने लोगों के सामने गाने की हिम्मत नहीं की थी। सू किंगक्सू पहले से ही नाराज थी और उसकी यह बात सुनकर उसके गेम कैरेक्टर ने तुरंत क्विट कर दिया। उसने गुस्से में अपना हाथ नीचे कर लिया। स्क्रीन पर गेमिंग कीबोर्ड जमीन पर गिर गया। उसकी आवाज नाराज थी। तुम पूरे दिन लिन फेंग का जिक्र क्यों करती रहती हो? क्या तुम उसे पसंद करती हो? उसका भविष्य मेरा कोई काम नहीं है। मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। आज उसका जन्मदिन है। लिन फेंग ने उसे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। वह मेरे साथ घर भी नहीं आया। वह उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। फिर उसे लिन फेंग की परवाह क्यों करनी चाहिए? मैं सोने जा रही हूँ, जैसा चाहो करो। लिविंग रूम में सिर्फ लियू रुयान ही रह गई थी। बोरियत महसूस होने पर वह घर चली गई। रात 10:30 बजे क्लास रियूनियन आखिरकार खत्म हो गया। मैंने सबसे पहले जोए को टैक्सी में विदा किया। दोनों ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। मैंने बाकी क्लासमेट्स को अलविदा कहा और फिर धीरे धीरे सू परिवार के घर की तरफ चल दिया। एक लड़की क्लासमेट भी मेरे ही रास्ते जा रही थी। उसने घबराकर मुझे घर छोड़ने की पेशकश की। अगर यह मेरी पिछली जिंदगी होती तो मैं पक्का मना कर देता, क्योंकि मुझे डर था कि सू किंगक्सू गलत समझ लेगी। लेकिन अब मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। थैंक यू। क्या ये लंबा चक्कर होगा? लड़की क्लासमेट शर्माते हुए मुस्कुराई। नहीं, मैं बस कुछ मिनट बाद घर पहुंच जाऊंगी। मैंने उसे प्यार से धन्यवाद दिया। हम एक के बाद एक उसी दिशा में चल पड़े। आधे घंटे बाद हम सू परिवार के विला पहुंचे। मैंने अलविदा कहा। थैंक यू। घर जाते समय ध्यान रखना। मैं यहाँ हूँ। लड़की क्लासमेट बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को काफी देर तक मेंटली तैयार किया था। फिर आखिरकार हिम्मत करके बोली, मैं तुम्हें काफी समय से पसंद करती हूँ। हो सकता है तुमने मुझे नोटिस न किया हो, लेकिन मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई है जिसे तुम पसंद करती हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में हमेशा खुश रहोगी। मेरे आंसू अचानक गिर पड़े। तो मुझे भी पसंद किया गया था। सू किंगक्सू मुझे पसंद नहीं करती थी। ये मेरी गलती नहीं थी। मुझे भी कोई पसंद करता था। मेरी आवाज इमोशन से भर गई। थैंक यू। तुम पहली क्लासमेट हो जिसने मुझे कन्फेस किया है। बहुत बहुत थैंक यू। तुम्हारी फीलिंग्स से मुझे पता चलता है कि मैं पसंद किए जाने के लायक हूँ। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ कन्फेस करने से मैं रो पड़ूंगी। उसने जल्दी से टिश्यू निकाले और मुझे दिलासा देते हुए कहा, असल में तुम बहुत शानदार हो। तुम कई लड़कियों के लिए आइडियल आदमी हो। कई लड़की क्लासमेट तुम्हें चुपके से पसंद करती हैं। लिन फेंग, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हें कन्फेस करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। अगर आज रात का मौका ना होता तो शायद मैं कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। मुझे यह मौका देने के लिए शुक्रिया। मैंने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए दिल से कहा, शुक्रिया। क्लासमेट, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरी दोस्त हो, है ना? चलो कभी घूमते हैं। लड़की खुश हो गई। मैंने तुरंत अपना नाम और कॉन्टैक्ट जानकारी दे दी। कॉन्टैक्ट जानकारी शेयर करने के बाद वह क्लासमेट खुशी खुशी चली गई। उसे दूसरी मंजिल की बालकनी में अंधेरे में छिपी उस परछाई का पता नहीं था। मैंने उसे जाते हुए देखा, सब कुछ देखा। सू किंगक्सू ने मुझे मजाकिया मुस्कान के साथ देखा। उसका एक्सप्रेशन साफ तौर पर मजाकिया था। उसने अपने फोन पर मेरा गाना गाते हुए वीडियो अनगिनत बार सुना था। इतनी देर से यहाँ इंतजार कर रही हो, बस यह देखने के लिए कि मैं दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ और उसे वीचैट पर ऐड कर रहा हूँ? क्या यही तुम्हारा प्यार है? कितना सस्ता, सू किंगक्सू ने ठंडे मन से सोचा। आज मेरा 18वां जन्मदिन है, इतना जरूरी दिन, और तुमने मुझे पूरे दिन नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि उस लड़की से भी बातें की और हमसे जिसने तुम्हें अपना प्यार बताया था। लिन फेंग, क्या तुम औरतों के लिए इतने बेताब हो? तुम्हें इसका पछतावा होगा। जब तक मैं विला में नहीं पहुंचा, सू किंगक्सू वह अपने कमरे में चली गई, यह सोचते हुए अगर मैं वापस आकर उसके लिए जन्मदिन का तोहफा लाऊंगी तो वह मुझसे और नाराज नहीं होगी और मुझे माफ कर देगी। ये मेरा एकमात्र मौका है, नहीं तो वह कभी नहीं चाहेगी कि मैं फिर से उसका छोटा सा फॉलोवर बनूं। समय बीतता गया। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा बार बार चेक किया कि वह लॉक तो नहीं है, लेकिन रात के 11:10 बजे तक सू किंगक्सू से रहा नहीं गया और वह खड़ी हो गई। फिर भी उसने मुझे नहीं देखा था। उसने अपना दरवाजा खोला और नीचे चली गई। लिविंग रूम की लाइट बंद थी, सिवाय किचन की एक बहुत छोटी लाइट के। आंटी वू, जो अभी अभी उठी थीं, ये देखने के लिए बाहर आईं कि क्या हो रहा है। जम्हाई लेते हुए उन्होंने कहा, यंग मास्टर लिन वापस आने के बाद अपने बेडरूम में चले गए। उन्हें अब तक सो जाना चाहिए था। क्या आपको उनसे मिलने की जरूरत है? क्या मुझे जाकर उन्हें जगाना चाहिए? आंटी वो इतनी नींद में थीं कि उन्होंने सू किंगक्सू के एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया। उनके बोले गए हर शब्द के साथ किंगक्सू का चेहरा और गहरा होता गया। उनकी आवाज नॉर्मल से कई डिग्री ज्यादा ठंडी थी। जरूरत नहीं है, मैं केक खा लूंगी। वह खुद केक लेने के लिए फ्रिज के पास गई। आंटी वो, जो अभी भी नींद में थी, ने तुरंत कोई रिएक्शन नहीं दिया। बस उन्हें लगा कि उस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा, मिस, केक मीठा है, आज रात कम खाना और थोड़ा आराम करना। सू किंगक्सू को खुद पर बहुत मजाक आया। उसने आज अपने दोस्तों की पार्टी और अपने परिवार की पार्टी ठुकरा दी थी। बस मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं उसे बर्थडे प्रेजेंट दूं। लेकिन पूरा दिन बीत गया था और मैंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था, एक सिंपल हैप्पी बर्थडे भी नहीं। मुझे दूसरी औरत के साथ फ्लर्ट करते हुए भी देखा गया था, जिससे चीजें साफ नहीं हो रही थीं। वह बहुत गुस्से में थी, बहुत ज्यादा गुस्से में, ऐसा गुस्सा जिसे शांत नहीं किया जा सकता था। अब से तुम्हारी छोटी फॉलोअर की जगह तुम्हारी नहीं रही।
जब तक तुम मुझे पहले खुश नहीं कर देते मैं कभी नहीं तुम्हें इग्नोर करना चाहता। एक तरह का अलग थलग और घमंडी इंसान खराब मूड की वजह से बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है, सो नहीं पाता। एक दिन नाश्ता करने के बाद मैं बाहर गया। आंटी वो हिचकिचाई, फिर पूछा, यंग मास्टर लिन, क्या तुम मिस का इंतजार नहीं कर रहे हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते? मैंने मुस्कुराते हुए समझाया, आंटी वो आज मुझे कुछ काम है, हम दोनों अब बड़े हो गए हैं, लोग गॉसिप करेंगे, एक साथ रहना जारी रखो। आंटी वो ने शक से पूछा, कल करीब 11 बजे मिस केक ढूंढने उठी, क्या मिस को मिठाई पसंद नहीं है? मैंने कोई कमेंट नहीं किया, बस इतना कहा कि शायद उसे अचानक कुछ खाने का मन हो गया हो। आखिर मुझे कैसे पता चलता कि वह क्या सोच रही थी? उसे मिठाई नापसंद नहीं है, बस उसे मेरी बनाई मिठाई पसंद नहीं है, यह मैं बहुत पहले समझ गया था। मेरे जाने के थोड़ी देर बाद सुकिंग अक्सू जाग गई। जब वह बैठी डिनर टेबल पर उसे एहसास हुआ कि वह अकेली है और उसने पूछा, आंटी वो लिन फेंक कहाँ है? 9 बज चुके हैं, क्या वह अभी तक उठा नहीं है? क्या वह अब भी खुद को सू परिवार का यंग मास्टर समझता है? मुझे उसके नाश्ते का इंतजार करना होगा। सू किंगजू की आवाज साफ तौर पर नाराज थी। आंटी वू जो बगीचे में फूलों को पानी दे रही थीं, सू किंगजू का सवाल सुनते ही जल्दी से अपना काम छोड़कर अंदर आ गईं। यंग मिस, उन्होंने इज्जत से कहा, यंग मास्टर लिन नाश्ता करके चले गए हैं। सू किंगजू सच में खुश और नाराज थी। वह चली गई? अभी तो छुट्टी शुरू हुई है, वह कहाँ जा सकती थी? आंटी वू ने सिर हिलाया। यंग मिस, यंग मास्टर लिन ने कहा नहीं, लेकिन वह आज बहुत हैंडसम लग रहे थे और बहुत खुश लग रहे थे। जरूर कोई खुशी की बात हुई होगी। सू किंगजू को अचानक अपने मुंह में ब्रेड निगलने में मुश्किल हुई। लिन फेंक, अब तुम्हें मेरे नाश्ते का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम सच में कुछ खास हो। तुम्हें मुझे यह भी नहीं बताना पड़ेगा कि तुम कब जा रही हो। यह सोचकर ही कि वह उस लड़की के साथ डेट पर जा रही है जिससे उसने कल रात प्यार किया था, उसका सीना तन गया, जैसे वह गुस्से से फटने वाली हो। आखिर में उसने अपना गुस्सा दबाया, अपना दूध खत्म किया और दूध का गिलास टेबल पर पटक दिया। मिस, क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या मुझे आपके लिए डॉक्टर बुलाना चाहिए? आंटी वो अभी भी वहीं खड़ी सुकिंगक्सू के कहने का इंतजार कर रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़की इतनी गुस्से में होगी। हालांकि वह लड़की आमतौर पर बहुत अलग थलग रहती थी, लेकिन वह इस तरह आसानी से अपना आपा नहीं खोएगी। सुकिंगक्सू की आवाज भारी थी जब उसने पूछा, कुछ नहीं? क्या उसने जाने से पहले कुछ कहा? क्या उसने मुझसे कुछ पूछा? आंटी वू ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यंग मास्टर लिन जानती हैं कि आपको उनका हमेशा आपके पीछे पीछे घूमना पसंद नहीं है, इसलिए शायद वह अब आपको परेशान नहीं करना चाहती। अगर मुझे कुछ कहना होता तो बधाई हो यंग लेडी, आप अपनी मर्जी से उनके करीब आ गई हैं। आंटी वू ने हिचकिचाते हुए कहा। सुकिंगजू ने हैरानी से आंटी वू को देखा। आप जानती हैं कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे अब खुश होना चाहिए। आंटी वू को लगा कि आज वह यंग लेडी अजीब हरकतें कर रही है। उन्होंने उसे पहले इतने सवाल पूछते नहीं देखा था और वह निश्चित रूप से उनसे इन बातों पर बात नहीं करेंगी। इसलिए उन्होंने कहा, मिस, पूरा सुपरिवार जानता है कि आप यंग मास्टर लिन के करीब नहीं हैं। समय के साथ यंग मास्टर लिन को आपकी भावनाओं का एहसास हो गया होगा और उन्हें पता होगा कि आप उन्हें पसंद नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने अब आपको पसंद न करने का फैसला किया है। यह नॉर्मल है। ठीक है, मैं समझ गई। आगे बढ़ो और अपना काम करो। सुकिंगजू ने बातचीत खत्म कर दी। उसके सीने में जकड़न और भी बढ़ गई। वह आमतौर पर दिखाती थी कि वह लिन फेंक को सच में नापसंद करती है, तो दूसरे लोगों की नजर में लिन फेंक अब हार मानने का प्लान बना रहा था। इसीलिए वह हाई स्कूल से निकलने के तुरंत बाद उससे दूर रहने लगा था। यह भी ठीक था, वह आखिरकार लिन फेंक से पूरी तरह छुटकारा पा सकती थी। यह सोचकर उसने लियू रुयान को मॉल में शॉपिंग करने और गेम खेलने के लिए कहा। इंटरनेट कैफे में गेम खेलना ज्यादा मजेदार होता। लियू रुयान को उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी जल्दी गुस्सा करना बंद कर देगा और उसे शॉपिंग के लिए भी कहेगा। वह गाड़ी चलाकर सू परिवार के घर गई, पीछे मुड़कर देखा और पूछा, लिन फेंक कहाँ है? खाना नहीं जा रही है? वहां नहीं जा रही है। सुकिंगक्सू ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर थप्पड़ मारा। तुम हमेशा लिन फेंक का जिक्र क्यों करती हो? तुम सच में उसे पसंद नहीं करती हो, है ना? वरना तुम मुझसे ज्यादा उसकी परवाह क्यों करोगी? लियू रुयान ने अजीब तरह से अपनी नाक को छुआ। क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे तो बस उसके तुम्हारे पीछे पीछे घूमने की आदत हो गई है। वह कहाँ है? वह सच में हमारे साथ नहीं आ रही है। सुकिंगक्सू को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो पहले ही बाहर जा चुकी है, पता नहीं किस औरत के साथ मस्ती कर रही है। चलो, लियू रुयान ने सुना। यह कहने के बाद उसने दोबारा इस बारे में बात नहीं की और उस दुकान के पते की ओर चल पड़ी जो दुकानदार ने मुझे कल दिया था। जैसे ही मैं बस से उतरकर अंदर गया, किसी ने मेरा स्वागत किया और दुकान के मैनेजर को भी बुलाया। क्योंकि कल हमने बहुत बातें की थीं, इसलिए हम लगभग पुराने जान पहचान वाले थे। क्या तुम सच में इसे वापस करना चाहती हो? दुकान से मिला यह तोहफा तुम्हारी दिल की भावनाओं को दिखाता है। एक बार जब तुम इसे वापस कर दोगी तो पछताने की कोई बात नहीं है। दुकान के मैनेजर ने मुझे बार बार याद दिलाया, क्योंकि वह जानती थी कि इस हार के लिए 3 महीने पहले से बुकिंग करवानी होगी। कस्टमर ने इतनी सावधानी से तारीख का हिसाब लगाया था, इससे पता चलता है कि उन्होंने इसे कितनी सावधानी से बनाया है। मैंने सिर हिलाया, मेरी आवाज मजबूत थी। मैंने मन बना लिया है। जिस व्यक्ति को मैं इसे देना चाहता हूं वह अब मेरे विचार में नहीं है, इसलिए इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। शॉप मैनेजर मुझ पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था और उसने कहा, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूं। आपने इतना महंगा नेकलेस बनवाया था और अब रिफंड दे रहे हैं। ऐसे में हमारी शॉप इसे ओरिजिनल प्राइस पर वापस खरीदने को तैयार है। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। मुझे इतनी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं थी और मैंने जल्दी से थैंक यू में सिर हिलाया। बहुत बहुत थैंक यू शॉप मैनेजर। मैं आपकी शॉप के बिजनेस के लिए एक अच्छी और लंबे समय तक चलने वाली दुआ करता हूं।